हेलो साथी, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बायोलॉजी की क्लास का बिल्कुल लुत्फ ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फाउंडेशन क्लास बायोलॉजी की चल रही है और हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे, जब प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया, ठीक है, और एनिमल्स वर्गीकरण की बात करें और प्लांट्स वर्गीकरण की बात करें तो सब चीज़ को मैंने विस्तार से पढ़ा। ठीक है साथी, अब हम लोग पढ़ेंगे, जब हमने प्लांट्स में पढ़ लिया, क्लासिकल यानी वर्गीकरण पढ़ लिया, 5 क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, प्लांट्स कोशिका विभाजन पढ़ लिया, प्लांट्स सेल के बारे में पढ़ लिया, हम लोग एनिमल सेल के बारे में पढ़ लिए, कोशिका अंग के बारे में पढ़ लिए। तो अब बात आती है साथी, कोशिका के बारे में पढ़ लिए, कोशिका अंग के बारे में पढ़ लिए, और वही बात करें हम लोग कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ लिए। तो कोशिका विभाजन के बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। जब कोशिका पढ़ लिए तो उत्तक को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। जहां जहां से क्वेश्चन पूछती है, जैसे जैसे पूछती है, बिल्कुल हम लोग उसी अंदाज में पढ़ेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट की बात करें तो A1 का कंटेंट आप तक पहुंच रहा है। कोनो एग्जाम का प्रश्न उठाइए, यानी कोनो सरकारी ऐसा एग्जाम नहीं जहां प्रश्न पूछा नहीं और आपसे बनेगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। राइट, चलिए, तो समझ में आ रहा, अगर क्लासेज अगर आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक का बटन तो दबता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपके पास ऑप्शन भी है डिसलाइक का भी, तो आप डिसलाइक भी करें ताकि और मोटिवेशन मिले क्या, अच्छा करने के लिए, क्योंकि हर छोटी बदलाव बड़ी कामयाबी की निशानी होती है। ये भली भांति आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ कि हर छोटी बदलाव बड़ी कामयाबी की निशानी होती है। हर छोटी चीज़ जहाँ से आपको लगे कि सुधार की ज़रूरत है, चाहे वो आपकी दिनचर्या में हो, चाहे आपके व्यवहार में हो, या आपके पढ़ाई से संबंधित हो, या रणनीति रूटीन से संबंधित हो, कुछ भी होना चाहिए। तो आइए साथी, हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। यानी एनाटॉमी क्या होता है, बायोलॉजी का वो एक ब्रांच है जहां से आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ी जाए। मतलब अब टिश्यू की बात होगी तो टिश्यू जो है, अब अंदर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डेथ में कोशिका भी अंदर में है, टिश्यू भी अंदर में ही है। तो उत्तक के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये सारे के सारे प्रोसेस कहलाएंगे एनाटॉमी। क्या कहलाएगा, एनाटॉमी। तो आप सबसे पहले एक टर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। पूछेगा साथी कि एनाटॉमी होता क्या है। एनाटॉमी का मतलब ही होता है कि आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करना। तो आप लिख सकते हैं इंटरनल, आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन, ठीक है, बिल्कुल के बारे में अध्ययन ही क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। अब आई बात साथी किसकी, उत्तक की आएगी। हम लोग पढ़ेंगे उत्तक, क्या, प्लांट उत्तक, पादप उत्तक के बारे में, प्लांट्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा आज का, क्या होगा, टिश्यू। सबसे पहले समझेंगे कि टिश्यू होता क्या है, उत्तक। ठीक है, हम लोग बिल्कुल बायलिंगुअल में एक एक चीज को क्लियर करते चलेंगे। क्योंकि सेल पढ़ लिए, सेल का विभाजन हो गया, कोशिका का विभाजन हो गया, और जब कई कोशिका आपस में मिलते हैं तो उत्तक का निर्माण करता है। कोई पूछे कि उत्तक क्या होता है तो आप कह देंगे कि उत्तक कई कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करता है। और साधारण इसकी परिभाषा की बात करें तो समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों की संपादित करने वाला, यानी उसको कोऑर्डिनेट करने वाला, समान उत्पत्ति, और यानी उत्पत्ति का मतलब जहां से फॉर्म हुआ है, और समान कार्य फंक्शन क्या होगा, समान होगा, ठीक, उसको प्रतिपादित करने वाला ही को हम लोग उत्तक कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि टिश्यू जब भी बनेगा, कई कोशिकाएं के ग्रुप होगी, कोशिका की क्या होगी, समूह होगी, कोशिका का समूह होगा। कोशिका मिल करके ही क्या बनाता है, उत्तक बनाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात आएगी, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि जो है उत्तक, टिश्यू जो है, टिश्यू का टर्म किसने दिया है। तो वैज्ञानिक का नाम है बाइचेट। क्या नाम है, सबसे पहले जो उत्तक जिसके माइंड में आई बात, जिसके माइंड की उपज थी, उसका नाम था क्या, बाइचेट। तो आप लिखेंगे बाइचेट। सबसे पहले जो वैज्ञानिक था टिश्यू उत्तक के बारे, यानी जिसके माइंड में उत्तक का एक शब्द आया कि उत्तक कोई होता भी होगा, कुछ होता भी है, तो वो जो है साइंटिस्ट वैज्ञानिक का नाम है बाइचेट नाम है। राइट, चलिए,
अब साथी नेक्स्ट आती है कि उत्तक के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा? तो उत्तक के बारे में अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। उत्तक के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हिस्टोलॉजी। अब आपसे पूछा है क्या हिंदी में इसको कुछ कहते हैं क्या? तो हिस्टोलॉजी को हिंदी में औतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? औतिकी। औतिकी। चलिए एक एक चीज को क्लियर करते समझ के चलना है। क्वेश्चन यहीं से आप जब सेट उठाएंगे क्वेश्चन बिल्कुल नजर आएगा आपको। ठीक है, चलिए अब आई बात कि मैंने समझ लिया कि उत्तक जो है, उत्तक का निर्माण कई कोशिका के मिलने से हुआ है। राइट, समान उत्पत्ति असमान कार्यों को संपादित करने वाले को ही हम लोग उत्तक कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात होती है क्या कोशिका से क्या बना? सेल से क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? बॉडी, शरीर। तो प्लांट्स की हम जो है बात कर रहे हैं, पौधे की बात कर रहे हैं, तो पौधे में सेल से टिश्यू तो बनेगा और टिश्यू से ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा और नहीं बॉडी बनेगा। ये दोनों का काम है एनिमल में, जंतु में। किस में काम है? एनिमल में काम है, जंतु में काम है। ठीक है, चलिए यहां तक मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा, है ना? कोई डाउट है? यानी आप कोशिका की परिभाषा को समझ लिए कि कोशिका क्या होता है? समान उत्पत्ति और समान कार्यों को संपादित करने वाला, समापन करने वाला ही को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते, सॉरी उत्तक कहते हैं। अब उत्तक का जो है वर्गीकरण किया गया दो आधार पे। एक आधार था डिवीजन के आधार पे, यानी वैसा उत्तक जो डिवाइड हो सकता है, डिवाइड होकर के एक जटिल स्ट्रक्चर संरचना बना सकती है। एक ऐसा उत्तक जो विभाजन, यानी विभाजन होने का कैपेसिटी, विभाज्य होने की क्षमता को खो चुका है, उसे हम लोग परमानेंट कहेंगे। और जो विभाज्य हो जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? बोलिए, मेरिस्टेम कहेंगे। तो कोशिका, टिश्यू को जो है, कोशिका नहीं, टिश्यू को अलग किया गया, वर्गीकरण किया गया, इसके आधार आए। क्या है? आधार आए। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले क्या? टिश्यू का वर्गीकरण, उत्तक का वर्गीकरण, उत्तक का वर्गीकरण। पूछेगा कि किस आधार पे इसे वर्गीकरण किया गया? तो इसका जो आधार था विभाजन, डिवीजन, कोशिका विभाजन। क्या विभाजन? कोशिका विभाजन। यानी जिस उत्तक का कोशिका विभाजित हो सकता था उसको अलग रखा गया। तो कोशिका विभाजन के आधार पे दो नाम पड़े, दो उत्तक नाम पड़े। एक उत्तक का नाम पड़ा मेरिस्टेमेटिक विभज्योतिकी। विभज्योतिकी मतलब क्या? विभाज्य ज्योतिकी कह लीजिए या विभज्योतिकी कह लीजिए। विभज्योतिकी कहना सही नहीं रहेगा, विभाज्य ज्योतिकी मतलब विभाज्य होने वाला। ठीक है, एक का नाम पड़ा विभाज्य ज्योतिकी, जिसको आप कहते हैं क्या? मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही होगा विभाज्य ज्योतिकी। और मेरिस्टेमेटिक को कभी कभी एक वर्ड यूज किए जाएंगे, कैम्बियम। क्या यूज किए जाएंगे? कैम्बियम। तो आप लिख सकेंगे कैम्बियम भी। चलिए, और एक आएगा अस्थाई, परमानेंट। यानी विभाजन के, कोशिका विभाजन के आधार पे टिश्यू को दो भागों में वर्गीकरण किया गया। एक को बोला गया विभाज्य ज्योतिकी मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक को बोला गया परमानेंट अस्थाई टिश्यू। ठीक है, चलिए परमानेंट अस्थाई उत्तक, परमानेंट टिश्यू। अब यहां पे आती है बात, परमानेंट टिश्यू को भी क्लासिफाई किया गया। ठीक है ना, वो अलग बात करेंगे काम के आधार पे। यहां पे आते हैं कि विभाज्य ज्योतिकी को मतलब मेरिस्टेमेटिक को भी क्या वर्गीकरण किया गया? क्या इसके भी दो भाग हैं? इसके दो भाग हैं। एक होता है प्राइमरी ग्रोथ और एक होता है सेकेंडरी ग्रोथ। क्या होता है? एक को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, प्राइमरी, और एक होता है सेकेंडरी। क्वेश्चन यहां से कुछ बन जाता है प्राइमरी से। प्राइमरी में आपका क्या हो जाएगा कि सबसे पहले जो विभाजित होता है, तो आपने देखा होगा कि सीड, कोई पौधा अगर लगाए होंगे तो उसमें सबसे पहले पत्ती का निर्माण होता है और वही पत्ती लंबाई में आगे की ओर बढ़ता है। तो इसका मतलब जो पहले से पाया जाए, जन्म के साथ पाया जाए। और कोई चीजें जैसे देखते होंगे, जैसे कोई बोलना सीखता है जन्म के बाद, ठीक है ना, और कुछ ऐसा रोने की कैरेक्टर जो है वो जन्म के साथ है। तो यानी आप कह सकते हैं कि बोलने की जो कैरेक्टर हुआ वो कुछ दिन जन्म के बाद हुआ, लेकिन रोने की जो कैरेक्टर है
वो जन्म के साथ है। ठीक उसी प्रकार जो है विभाज्य होने और विभज्योतिकी का जो तरीका है, जो कंसेप्ट है, कुछ ऐसे हैं जो सीट्स में पहले से उपस्थित है और कुछ ऐसे हैं जो उस उत्तक में बाद में आया है। तो एक लेटर बना, सेकेंडरी जो होगा ये हमारा लेटर होगा और प्राइमरी जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो पहले बाय बर्थ ही अपियर्स होंगे। बस इतना समझना है साथी, ठीक है। चलिए, तो आप लिखेंगे कि जो लिप्स जो स्टार्टिंग में जो लिप ग्रोथ करते हैं उसके लेंथ में इंक्रीमेंट होना, उसकी लंबाई में बढ़ोतरी होना, ये प्राइमरी की प्रतीक है, ठीक है। तो आप लिख सकेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए, ये पहले से पत्ती में उपस्थित होते हैं, पहले से पत्ती में उपस्थित होते हैं, पत्ती में उपस्थित, ठीक है ना। चलिए, ये बाद में पत्ती में आएंगे, बाद में क्या, पत्ती में। इसका काम क्या होता है, ग्रोथ कराना, लंबाई को बढ़ाना, क्या करना, लंबाई को बढ़ाना। तो आप लिख सकेंगे, क्या लिखेंगे, ये ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, विकास के लिए, और लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। ये सेकेंडरी जो है, ये डायमीटर, जो पत्ती देखते होंगे यानी पेड़ पौधा देखते होंगे, तो पहले स्टार्टिंग में रहता है पतला, फिर बाद में क्या होता है, डायमेट्रली या पेरिफेरली क्या होता है, वो मोटापन होता है, उसमें मोटापन आता है। तो आप इसे कह सकेंगे, क्या कहेंगे, इसकी चौड़ाई, यानी आप कह सकते हैं ये जो होता है डायमीटर इंक्रीज कराता है, क्या कराता है, डायमीटर। डायमीटर शब्द मैंने यूज क्यों किया, डायमीटर का मतलब ये होगा कि एक बीच में सेंटर है और इसके रेडियली क्या होगा, चारों तरफ ये मोटाई को इक्वल भागों में, यानी बराबर के बराबर भागों में इसे क्या करेगा, मोटाई को बढ़ाएगा, चौड़ाई बढ़ाएगा। तो डायमेट्रली ग्रोथ करेगा, ये क्या करेगा, डायमेट्रिकली क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, यानी आप कह सकते हैं चौड़ाई बढ़ाएगा, चौड़ाई बढ़ाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां पे ही बात होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लंबाई बढ़ाना, बीच में लिप्स का ग्रोथ होना, उसके बाद चौड़ाई का ग्रोथ होना। तो ये सारे के सारे लोकेशन पे आधारित हो जाता है। तो अब जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, विभाज्योतिकी उत्तक को वर्गीकरण किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, स्थिति के आधार पे, पोजीशन के आधार पे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, विभाज्योतिकी उत्तक को 3 भागों में बांटा जाएगा साथी, समझ में आया। इसका मतलब अब जो है बंटवारा होगा किसका, जायदाद का, किसका, कि आखिर कौन कहां रहेगा और किसका पोजीशन कहां रहेगा, कौन परिवार के बीच में रहेगा, कोई परिवार के आगे रहेगा और कौन परिवार के पीछे रहेगा। इस आधार पे विभाज्योतिकी उत्तक को 3 भागों में वर्गीकरण किया गया, ठीक है। चलिए, तो अब जो है लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को विभाज्य ज्योतिकी उत्तक का वर्गीकरण, उत्तक का वर्गीकरण, का वर्गीकरण। एक बार कंसेप्ट को माइंड में ले आना है, वर्गीकरण। चलिए, ठीक है। किस आधार पे, स्थिति के आधार पे, स्थिति के आधार पे, लोकेशन के आधार पे, स्थिति के आधार पर, लोकेशन के आधार पे। हिंदी भी समझना है, इंग्लिश भी समझना है, हमें किसी से बैर नहीं, हमें हिंदी भी अपना है और इंग्लिश भी अपना है, हर चीज को समझते चलना है। तो आइए हम लोग लोकेशन के आधार पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लासिफाई करेंगे उसके आधार बनेंगे 3, क्या बनेंगे, 3 तरह के। तो आइए इमेज पे आते हैं, हम लोग कहाँ आते हैं, इमेज पे आते हैं और लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ गया, लीजिए। ये रहा आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देख रहे हैं। विभाज्योतिकी उत्तक को वर्गीकरण किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, पाए जाने के आधार पे। देख रहे होंगे आप कि एक शीर्ष पर है, तो जो शीर्ष पे पाया गया यानी उसी को कहा जाता है एपिकल या शीर्ष अस्त विभाज्योतिकी उत्तक।
एपिकल मेरिस्टेमेटिक। क्या कहेंगे? एपिकल मेरिस्टेमेटिक मतलब शीर्ष अस्त विभाज्योतिक उत्तक, मतलब जो टॉप पे पाया जाएगा। तो टॉप कहाँ कहाँ होता है? एक तो शूट सिस्टम में होता है और एक रूट में होता है, एक माथवा के ऊपर और एक पैरवा के जो निचला होगा वो भी टॉप ही कहलाएगा, और एक माथवा का जो ये टॉप है ये भी टॉप ही कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक वहां वहां होगा जहां जहां लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा? लंबाई बढ़ाने का काम करेगा। तो आप कह सकेंगे कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो होता है वो जड़ पे भी होगा, जड़ के ऊपर, और तना के ऊपर भी होगा, रूट और शूट्स, ठीक है ना, तना वाला सिस्टम्स के भी ऊपर और जड़ के भी ऊपर होगा। उसी को कहा जाता शीर्ष अस्त। क्या कहा जाता? शीर्ष अस्त। ठीक है, चलिए। इंटरकैलरी, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंटर का मतलब होता है बिटवीन। क्या नाम पड़ा इंटर का मतलब? समझिए बात को। जैसे मान लीजिए कि ये कुछ इस तरह का डायग्राम है, ये मान लो कि ये हमारा क्या एपिकल है, ये भी क्या है? एपिकल है। ठीक, जब मान लो कि ये पेड़ है हमारा, जब ये हाइट बढ़ेगा तो ये एपिकल रहा होगा यहां, तो ये लंबाई बढ़ करके यहां आ गया होगा। तो ऐसा तो नहीं कि एपिकल पूरे के पूरे चला गया होगा, हुआ कुछ न कुछ तो पार्ट्स रह गए होंगे। तो अब यहां पे बात है, कुछ पार्ट्स रह गए होंगे और कुछ एपिकल यहां है और कुछ पार्ट्स यहां है, दोनों के बीच का जो स्पेस आया यही कहलाएगा हमारा इंटरकैलरी। तो आप गन्ना देखे होंगे, गन्ना में जो होता है, गन्ना गन्ना देखे होंगे, तो गन्ना कुछ इस प्रकार होता है। क्या होता? ये, तो इसको कहते हैं हम लोग, ये और ये हमारा जो है नोड कहलाता है। क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। और ये भी नोड है। दो नोड के बीच के जो स्पेस होता है इसको हम लोग कहते हैं इंटर नोड। इंटर का मतलब होता है बिटवीन। इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन, बीचों बीच। किसके बीच में है? नोड के बीच में है। इसलिए एक शब्द यूज करेंगे हम लोग इंटर नोड का। क्या यूज करेंगे? इंटर नोड का टर्म यूज करेंगे। राइट, समझ में आई बात कि नहीं आई? और इंटर कैलरी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एपिकल पूरे के पूरे नहीं ऊपर चला गया है और पूरे के पूरे नहीं नीचे रह गया है, कुछ पार्ट्स जरूर रह गया है, जिसके कारण, इसी के कारण क्या होगा, जो पार्ट रह गया है यही से निर्माण करेगा लीफ का। क्या करेगा? लीफ का। तो आप कह सकेंगे कि इंटर कैलरी से नहीं, एपिकल से ही लीफ का भी निर्माण होता है। हाइट बढ़ जाने के बाद जो बर्ड देखते हैं, जिसे पेड़ पौधा देखे होंगे, जिसे यही देखिए ना, ये है, तो ये जो निकलेगा इंटर कैलरी से ही निकलेगा। कहां से निकलेगा? इंटर कैलरी से ही निकलेगा। मतलब भूमध्य या मध्य स्तरीय कह सकते हैं, जो बीचों बीच होता है। ठीक है, दो एपिकल के बीच वाला जो स्पेस होता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या? इंटर कैलरी। इंटर का मतलब होता है बिटवीन। ठीक है, समझ में आया? और जिसका योगदान होगा क्या बनाने में? लीव्स बनाने में, बर्ड्स बनाने में। ठीक है, चलिए। और ये पार्श्व विभाज्योतिक उत्तक होता है। पार्श्व मतलब लेटरल। लेटरल का मतलब होता है ये डायमीटर, क्या करेंगे इसको, गिर्थ कह लीजिए या व्यास कह लीजिए या मोटाई कह लीजिए। यानी लेटरल मेरिस्टेम का काम होता है मोटाई बढ़ाना। क्या करना? मोटाई बढ़ाना। तो आप लिख सकेंगे जो मोटाई बढ़ाता है उसे हम लोग पार्श्व विभाज्योतिक उत्तक कहते हैं। जो पत्ती या डंठल या स्टेम्स का निर्माण करवाता है उसे हम लोग इंटर कैलरी कहते हैं। और जो लंबाई बढ़ाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए, एपिकल कहते हैं। और लोकेशन के आधार पे कहां पूछे जाएगा, तो जो टॉप पे होता है सबसे ऊपर उसे हम लोग एपिकल कहते हैं। जो ऊपर और नीचे दोनों के बीच में होता है उसे हम लोग इंटर कैलरी कहते हैं। और आप कह सकते हो जो लेटरल होगा वो बाहरी लेयर पे होगा, एपिडर्मिस वाला पार्ट्स पे होगा। तो इसे आप कह सकेंगे, क्या कहेंगे कि जो बाहरी लेयर पे होता है, एपिडर्मिस के आउटर लेयर पे होता है, जिसका काम होता है मोटाई बढ़ाना, वो जो है जिसका काम होता है मोटाई बढ़ाना, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? बोलिए, लेटरल पार्श्व विभाज्योतिक उत्तक। और यहीं पे इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए पॉइंट्स कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक का ही कमाल है जो वैस्कुलर सिस्टम संवहन उत्तक का निर्माण होता है। आपसे पूछेगा, एक प्रश्न बनेगा साथी, आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट्स में किस उत्तक का काम है वैस्कुलर सिस्टम संवहक उत्तक का निर्माण करना। तो आप कह सकेंगे आंसर लेटरल मेरिस्टेमेटिक मतलब पार्श्व विभाज्योतिकी उत्तक। राइट, यहां तक क्लियर हुआ? गुड। चलिए अब हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहां पाया जाता है, करता क्या है, क्या ना, करता क्या है? तो एक बार थोड़ा लिख लीजिए कहां कहां पाया जाता है। यहां पे लिखेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक। एपिकल मेरिस्टेमेट, हिंदी बिल्कुल घरवाना नहीं है, मैं बताते चल रहा हूं। एस्टेमेटिक इसका मतलब, एपिकल का मतलब होता है शीर्ष अस्त, शीर्ष अस्त। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक है हिंदी विभाज्योतिकी,
विभाज्योतिकी, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मेन काम होता है क्या करना, लंबाई बढ़ाना। कार्य लिख लीजिए, कार्य। आपसे क्वेश्चन बनने से मतलब है जो एग्जाम में पूछेगा, लंबाई बढ़ाना। दूसरे बात क्या लिखिएगा, दूसरा बात ये लिख लीजिए, ये कहां पाया जाएगा, रूट जड़ के ऊपर भी, रूट और सूट में भी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं रूट राम, रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक, राम और साम, सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, ये बात याद रखने का तरीका, राम और साम, राम और साम। रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक है, जो एपिकल पाया जाएगा रूट में और एपिकल पाया जाएगा सूट्स में। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, तीसरा पॉइंट लिखिए, क्या लिखिए, इसकी प्राइमरी यानी सबसे पहले जो विकास कराएगा यही कराएगा, तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए ये जिम्मेदार है ना। प्राइमरी प्राथमिक विकास के लिए जिम्मेदार है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए क्या है, ये प्राथमिक विकास के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए अब दूसरा लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, इंटर कैलोरी, इंटर कैलोरी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो पत्ती और बर्ड्स का जो निर्माण होता है पौधे में, वो किस ऊतक के कारण होता है, तो साथ ही इंटर कैलोरी मार देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। एपिकल का कुछ पार्ट्स रह जाता है और एपिकल ऊतक के कारण ही साथी क्या होता है, उसमें लिप्स और बर्ड्स के निर्माण होते हैं। तो आप एक पॉइंट यहां पे लिख सकेंगे, तो लिख लीजिए, क्या लिखिएगा बोलिए, हाँ क्या लिखिएगा, एक्सिलरी बर्ड्स का निर्माण करना। एक्सिलरी बर्ड जो बाद में क्या करता है, पत्ती का निर्माण करता है, जो बाद में क्या करता है, लीफ बनता है। एक्सिलरी बर्ड ही जो बाद में क्या होता है, पत्ती बनता है, लीफ बनता है, लीफ बनता है। ठीक है, चलिए इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक का कमाल होता है, ये बीचों बीच होता है। देखिए मान लीजिए कि पौधे ग्रोथ किए, क्या किए, पौधे ग्रोथ किए, मान लीजिए पहले था एपिकल, यहां ग्रोथ किया तो अब एपिकल यहां आ गया, क्या पूरे के पूरे आ गया, नहीं आया, कुछ पार्ट्स यहां रह गया। तो ये देखिए इंटर कैलोरी, अगर देखिए प्राकृतिक ने कैसे कैसे सोच करके बनाया। इंटर कैलोरी अगर नहीं दिया जाता, सोचिए, तो जो ग्रासेस है, घास है, उसे जो घास खाने, ग्रास ईटिंग एनिमल है, हर्बीवोर्स, उस ग्रास को खा लेते हैं। अगर उसमें इंटर कैलोरी नहीं पाया जाता तो बताइए वो ग्रोथ कर पाते, आगे क्यों आ पाते, नहीं आ पाते। तो प्राकृतिक ने इंटर कैलोरी मतलब ग्रासेस में डाला है, क्योंकि ग्रास को अगर हर्बीवोरस एनिमल्स खा लेता है, अगर घास खाने वाले जानवर उसे खा लेते हैं, तो फिर बाद में वो क्या कर जाए, ग्रोथ कर जाए, उसकी लंबाई बढ़ जाए। तो यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि इंटर कैलोरी मुख्यतः किस में पाया जाता है, तो इंटर कैलोरी जो मेरिस्टेमेटिक है ये मुख्यतः घासेस में पाया जाता है। और घासेस जो होता है मोनोकोटिलेडन होता है, मेनली क्या होते हैं, मोनोकोटिलेडन, एक डंठल वाले, क्या होते हैं, एक डंठल वाले। तो आप कह सकेंगे इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक खास करके पाया जाता है, खासकर पाया जाता है किस में, घास में, है ना, मोनोकोटिलेडन में, मोनोकोटिलेडन में, कोटिलेडन में। ठीक है, मोनोकोटिलेडन में। तो ये थोड़ा सा मुख्य बातें रखनी थी माइंड में। ठीक है, चलिए अब क्या पूछा जाएगा आपसे, इंटर कैलोरी हो गया, लैटरल मेरिस्टेमेटिक, तो आप लिख लीजिए पार्श्व विभाज्योतिक ऊतक, पार्श्व विभाज्य ज्योतिकी ऊतक। ठीक है, चलिए इसका मेन फंक्शन समझिए। इसका जो मेन फंक्शन है वैस्कुलर सिस्टम संवहन ऊतक का निर्माण करना, वैस्कुलर सिस्टम का निर्माण करना। ठीक है, दूसरा क्या है, इसका डायमीटर बढ़ाना, मतलब मोटाई बढ़ाना, थिकनेस बढ़ाना, मोटाई बढ़ाना, मोटाई बढ़ाना। पाया कहां जाएगा, एपिडर्मिस के लेयर में। एपिडर्मिस का मतलब ही होता है स्किन, क्या होता है, स्किन, त्वचा। ठीक है, चलिए तो यहां तक साथी मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत अगर है तो पूछ लीजिए,
कमेंट करके जो यहाँ उपस्थित स्टूडेंट्स है वो तो पूछ लेंगे, और आप कमेंट करके पूछने का प्रयास करिए, आपके पास सुविधा अवेलेबल है कमेंट करने का। ठीक है, चलिए आइए साथी, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, बोलिए, परमानेंट टिश्यू की, अस्थायी ऊतक की। किसकी बात करेंगे? परमानेंट टिश्यू, अस्थायी ऊतक। लिखिए, अस्थायी, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? चलिए ठीक है। बायोलॉजी से प्यार हो रहा है? नहीं हो रहा? मुझसे मुझसे नफरत, बायोलॉजी से प्यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार? फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, फिर ऐसे कैसे कह रहे हो? हाँ चलो, परमानेंट टिश्यू, अस्थायी ऊतक। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग के आधार पे बांटा गया, फंक्शन के आधार पे इसको भी क्लासिफाई किया गया, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसको भी बांटा गया वैसा, यानी परमानेंट तो है, लेकिन इस परमानेंट में भी कुछ ऐसे भी ऊतक हैं जिसकी कोशिका विभाजित हो रहे थे, और कुछ ऐसे ऊतक थे जिसकी कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रहे थे। तो जिसकी कोशिका विभाजित हो रहे थे उसको कहा गया सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या कहा गया? सिंपल, साधारण परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जिसकी कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रहे थे, यानी जिस ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही थी, उसको कहा गया कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक। क्या कहा गया? जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक। ठीक है, चलिए क्लियर हो रहा? सिंपल, साधारण, विभाजित ऊतक, इसके 3 पार्ट्स बने। क्या बने? 3 पार्ट्स। कौन कौन? एक का नाम पड़ा पैरेन्काइमा, एक का नाम पड़ा कोलेनकाइमा, एक का नाम पड़ा स्क्लेरेन्काइमा। क्या क्या नाम पड़े? एक का नाम है पैरेन्काइमा, मतलब पापा, एक का नाम है पापा कॉलिंग किए। कहां किए? स्कूल में। तो पापा कॉल किए स्कूल में, क्यों? क्योंकि हम अब्सेंट थे। तो याद रखने का तरीका, सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 बेटा बने। एक का नाम पड़ा क्या? पैरेन्काइमा, एक का नाम पड़ा कोलेनकाइमा, और एक का नाम पड़ा स्क्लेरेन्काइमा। पापा कॉल किए स्कूल में, बस इतना याद रखिए, पापा कॉल किए स्कूल में, पैरेन्काइमा। ठीक है, पहला है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का हिंदी बता दूं कि छोड़ दूं? बहुत हेवी है हिंदी, बता दूं छोड़ दूं? बोलिए, अगर कहिएगा तो बता देंगे। पैरेन्काइमा को हिंदी में बोला जाता है, यानी हिंदी में मृदुतक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मृदुतक, है ना? बहुत जबरदस्त नाम, मृदुतक। और कोलेनकाइमा को हिंदी में बोला जाता है स्थूल कोण तक, स्थूल कोण ऊतक, पैरेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक। और स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा का जो हिंदी होता है ये दीर्घ ऊतक, दीर्घ ऊतक, है ना? जटिल नाम। चलिए, घबराना कुछ नहीं है। पैरेन्काइमा ऊतक अगर आपसे पूछा जाए कि कैसा होता है, लिविंग या डेड, तो पैरेन्काइमा ऊतक होता है लिविंग। कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों होता है लिविंग। स्क्लेरेन्काइमा, ये ऊतक जो होता है ये होते हैं डेड। डेड होने की वजह क्या है? तो डेड होने की वजह कारण है कि इसकी जो कोशिका, यानी कोशिका भित्ति है, सेल वाल, वो बने होते हैं लिग्निन के, और लिग्निन होता है बहुत हार्ड। क्या होता है? बहुत हार्ड। और बहुत हार्ड होने के कारण स्क्लेरेन्काइमा को कर देता है जटिल। मतलब क्या हो गया? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पापा कॉल किए स्कूल में, अब तो मैं मर गया, मतलब मर गया कहने का इंसेंस मरा नेचुरल वे में नहीं, डांट पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगा, इस कारण वेश में बोला गया कि मैं मर गया। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है ये डेड सेल होता है, इसमें आप कह सकेंगे, लिखेंगे, ये होता है डेड सेल। क्या होता है? डेड सेल, मृत कोशिका। क्यों मृत कोशिका? क्योंकि इसके जो कोशिकाएं भित्ति होंगे और लिग्निन के बने होंगे। किसके बने होंगे? लिग्निन। ठीक है, लिग्निन के। डेड हो जाने के बाद आपने देखा होगा, ऐसे देखे होंगे कि जिसमें जीवन है,
जिसमें मानवता है उसमें लचीलापन है, और जिसमें मानवता नहीं है, जिसमें लचीलापन नहीं है, वो डेड है। अक्सर अकर जो होता है मृत चीजों में ही होता है, मृत पर्सनालिटी में ही होता है। जो व्यवहार से, जो कैरेक्टर से मर चुका है उसमें अकर ज्यादा होगी, अकरन ज्यादा होगा। वही कहानी हो जाएगी स्क्लेरेनकाइमा की, क्योंकि ये अकर गया है, बिल्कुल अकरा हुआ है। और ये जब अकरा हुआ न हिलेगा न डोलेगा, जहां रख दीजिएगा वहां एक बाउंड्री का काम करेगा। क्या करेगा? बाउंड्री का काम करेगा। इन सेंस में आप कह सकते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा जो है ये यांत्रिकी सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो आप लिख सकेंगे ये सबसे ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ये क्या देता है? मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिकी सपोर्ट देता। आपसे प्रश्न बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि परमानेंट टिश्यू का कौन सा, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन सा भाग था जो पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम किया, और वो एक हार्ड था। तो आप याद रखेंगे स्क्लेरेनकाइमा का। किसका? स्क्लेरेनकाइमा। और ये याद रखिए स्क्लेरेनकाइमा जो है हार्ड और जटिल जो होता है। हमारे पास दो तरह के पौधे थे, एक मोनोकोटिलेडन और एक डाइकोटिलेडन। तो स्क्लेरेनकाइमा जो है ये मोनोकोटिलेडन में पाया जाता है, मोनोकोटिलेडन में। ये भी एक क्वेश्चन है आपका, यानी आपसे पूछेगा कि मोनोकोटिलेडन का जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो किसका बना होता है? आपका आंसर आना चाहिए दीर्घ उत्तक स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। साथी एक एक चीज को क्लियर करते चलिए, कहीं कंफ्यूजन न रहने जाए। अगर रह जाएगा, समझ नहीं आएगी तो दिक्कत मुझे होगा, क्योंकि मैं बहुत जो है स्टेज एक एक चीज को खोल खोल कर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि कभी भी जीवन में अकर नहीं लाइएगा, क्योंकि जब आपके अंदर अकर हो जाएगा तो आपसे विकास नहीं हो पाएगा, आपके अंदर इंप्रूवमेंट रुक जाएंगे। ठीक है, यानी अकर वाला व्यक्ति हमेशा एक डेड बॉडी की ही तरह रहता है, वो जिंदा एक लाश है। उसको आप जो है किसी कैटेगरी, किसी क्लास में आप काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति से, उस प्राणी से कभी किसी का भला हो नहीं सकता है। जिसने अकर गया समझो उसने नरक में गया, है ना। ये कहानी माइंड में रखिए। और यही है स्क्लेरेनकाइमा दीर्घ उत्तक की कहानी। किसकी कहानी है? दीर्घ उत्तक स्क्लेरेनकाइमा की कहानी है। ये एक डेड सेल होती है, इसका मेन काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। डेड क्यों होती है? क्योंकि इसमें एक प्रोटीन्स होता है लिग्निन। याद करिए जब मैंने कोशिका विभाजन पढ़ाया था और उसमें प्लांट कोशिका बताया था कि जो, या कोशिका अंग की बात करेंगे तो कोशिका अंग में यानी सेल वाल का जो निर्माण होता था किससे? लिग्निन और पेक्टिन से। पेक्टिन जब रहेगा तो वो सॉफ्ट रहेगा, लचीलापन रहेगा। लिग्निन जब आ जाएगा तो उसमें हार्ड हो जाएगा। और जहां तहां लिग्निन अगर उपस्थित नहीं होगा तो वहां पे एक टर्म यूज किए जाएंगे पिट्स। तो पिट्स में कह सकते हैं कि यहां लिग्निन कम उपस्थित है। यहां लिग्निन क्या है? कम उपस्थित है। राइट, चलिए आइए बात करते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। पापा ने कॉल किया, तो कॉल तो तभी किया जाएगा ना कोई जब जिंदा रहेगा। तो इसका मतलब ऐसे याद रखिए, पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स ने कॉल किया तो कॉल भी एक्टिव है, मतलब जिंदा वाला व्यवहार है। और पेरेंट्स जिंदा है तभी कॉल किया ना, तो इसका मतलब दोनों लिविंग जैसा कैरेक्टर शो करेगा। तो आप लिख सकेंगे पैरेन्काइमा मृत उत्तक जो है, मृदुतक उत्तक पैरेन्काइमा एक लिविंग कोशिका है। तो आप लिखेंगे जीवित कोशिका है। ये क्या है? लिविंग कोशिका है, लिविंग कोशिका, लिविंग सेल। ठीक है, चलिए लिविंग सेल है, इसको लेते हैं ऊपर में, लिविंग सेल है। ठीक है, चलिए आइए और क्या लिखेंगे इसके बारे में। जब लिविंग है तो पैरेन्काइमा के बारे में तीन याद रखिए। जब पेरेंट्स है तो पेरेंट्स है तो क्या करेगा? सबसे पहले पेरेंट्स मम्मी पापा से मिलकर बनता है, तो मम्मी का काम जनरली होता है खाना बनाना। तो ये जो पैरेन्काइमा होगा ये मदद करेगा प्रकाश संश्लेषण में। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला कार्य इसका लिखेंगे, कार्य प्रकाश संश्लेषण में मदद करेगी, प्रकाश संश्लेषण में मदद करेगी ये। ठीक है, दूसरा काम क्या करेगी? पापा है, मम्मी और पापा। तो पापा जो है वो जनरली सेविंग का काम करते हैं, तो स्टोरेज का काम करेगा। ये क्या करेगा? भंडारित का काम करेगा, संचारित का काम करेगा, स्टोरेज का काम करेगा। ठीक है, तीसरा मम्मी और पापा जब कुछ पर्सनली बातों को जो है सीक्रेट बातों को चर्चा में करेंगे तो सीक्रेट मतलब हो गया सिक्रेशन। इसका मतलब तीसरा पॉइंट होगा
जो स्रावित भी करेगा, पैरेन्काइमा कुछ सब्सटेंस को स्रावित करेगा, सिक्रीट करेगा। क्या करेगा? सिक्रीट करेगा। ठीक है, चलिए 3 मुख्य बातें रखिएगा याद। और इसमें जो पाया जाता है, पूछा जाएगा कि जीवित कोशिका क्यों है, तो इसमें लिग्निन नहीं पाए जाते हैं, लिग्निन नहीं पाए जाते हैं। हर पॉइंट्स आपस में अपने आप में प्रश्न है, क्वेश्चन कई बार पूछा है। सीजीएल की बात करें, बीपीएससी टीचर की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, बिहार सीजीएल की बात करें, जहां भी जिस एग्जाम का प्रश्न के ये उठाइए, यानी मैं यूं कह रहा हूं कि कोनो ऐसा सरकारी एग्जाम नहीं जिसमें यहां से प्रश्न पूछा नहीं, डेफिनेट पूछता ही पूछता है। इन केसेस की बात करें, नीट एग्जाम में तो नीट एग्जाम का तो ये सब चैप्टर, ये सब पोर्शन क्या फेवरेट ही जोन है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। यानी लिग्निन नहीं होता है, पेक्टिन पाया जाता है, और पेक्टिन पाए जाने के कारण ये क्या हो जाएगा, इसमें लचीलापन होगा। क्या होगा? लचीलापन होगा। इसमें जीवन है। क्या है? इसमें जीवन है, ये याद रखिए। आ जाइए किसके बारे में? कोलेनकाइमा के बारे में। कोलेनकाइमा भी क्या है? एक जीवित कोशिका है। क्या है? जीवित कोशिका है। तो इसके बारे में भी लिखेंगे लिविंग है, लिविंग सेल है। जब लिविंग है तो यह भी प्रकाश संश्लेषण करेगा। जब कब? जब इसमें हरित लवक पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण ये भी करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। ये आपसे पूछा जाएगा कि कोलेनकाइमा मुख्यतः पाया किस में जाता है, तो जो डाइकोटिलेडन होता है, जो दुई डंठल वाला होता है, जैसे आपने चना देखा, मटर देखा, ये सब उदाहरण है डाइकोटिलेडन का। ठीक है, तो आपका यार कहेंगे कि कोलेनकाइमा जो पाया जाता है, यानी डाइकोटिलेडन जो होता है उसका जो तना होता है वो बने होते हैं कोलेनकाइमा का। तो ये याद रखेंगे डीसी। क्या याद रखेंगे? डाइकोटिलेडन में पाया जाता है कोलेनकाइमा, डाइकोटिलेडन में पाया जाता है कोलेनकाइमा, तो ये याद रखेंगे। चलिए, डाइकोटिलेडन में पाया जाता है पैरेन्काइमा, डाइकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन में पाया जाता है पैरेन्काइमा। क्या पाया जाता है? पैरेन्काइमा। ठीक है, चलिए डाइकोटिलेडन में कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा नहीं, कोलेनकाइमा, डीसी ना है, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, मोनोकोटिलेडन, इसमें कोलेनकाइमा के बारे में इसका 3 बेटा होता है, 3 बेटा नहीं, 2 बेटा। एक बेटा का नाम होता है क्या? बोलिए, फाइबर, और एक बेटा का नाम होता है स्क्लेरिड्स। क्या नाम होता है? स्क्लेरिड्स, स्क्लेरिड्स। ठीक है, फाइबर जो होता है एक धागा की तरह होता है। किसकी तरह होता है? धागा की तरह होता है। ये ग्रुप में होता है। क्या होता है? ग्रुप में होता है। और स्क्लेरिड जो होता है ये गोला होता है, स्फेरिकल गोला होता है। ठीक है, और ये समूह में नहीं होता, गोला हमेशा अलग अलग होता है। ये धागे की तरह है, बाल की तरह, तो बाल हमेशा एक बाल नहीं ना होगा, बाल ग्रुप में समूह में होगा। कभी कभी साथी प्रश्न पूछ देता है कि स्क्लेरिड्स पौधे में यानी फलों में कहां कहां पाया जाता है, तो आपने गावा खाया, उसमें जो सॉफ्टनेस होता है स्क्लेरिड्स का काम कमाल होता है। तो आप याद रखेंगे क्या? बोलिए, स्क्लेरिड्स कहां कहां पाया जाता है, यानी अमरूद खाया है गावा, उसमें पाया जाएगा, पाया जाता है। ठीक है, नट्स, मूंगफली आपने खाया उसमें होगा, है ना। चीकू आपने खाया, चीकू में होगा। ठीक है, आपने चाय पत्ती यूज किया चाय पीने में, तो टी लीफ में भी पाया जाएगा, टी लीफ में भी। ठीक है साथी, तो ये सब याद रखिए। स्क्लेरिड्स कुछ क्वेश्चंस एडवांस कर देते हैं, तो अब कितना भी एडवांस करे उत्तक से संबंधित, प्लांट्स उत्तक से, तो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स उत्तक की, जटिल उत्तक की बात करेंगे। तो जटिल उत्तक के 2 बेटा, जाइलम और फ्लोएम। कितने वो बेटा? जाइलम और फ्लोएम। तो यहां तक क्लियर हुआ। आइए हम लोग आते हैं किसमें? जटिल उत्तक, जाइलम और फ्लोएम। जटिल उत्तक, जाइलम और फ्लोएम। चलिए, जाइलम, और एक तरफ लिखूंगा जाइलम को, एक तरफ लिखूंगा फ्लोएम को। आइए, लीजिए, जाइलम और फ्लोएम। कुछ नहीं, फिगर से ही हम लोग समझेंगे। कॉम्प्लेक्स उत्तक के 2 बेटा, जटिल उत्तक के 2 बेटा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के 2 बेटा। एक का नाम है फ्लोएम और एक का नाम है जाइलम। जाइलम को जल से याद रखिए और फ्लोएम को फूड से याद रखिए। मतलब जाइलम का काम है
पानी और मिनरल्स का संवहन करना, और फ्लोएम का काम है फूड का संवहन करना। ठीक है, चलिए फूड एक ही यानी एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, तना को भी फूड की जरूरत है और पत्ती को भी फूड की जरूरत है। तो मतलब फ्लोएम जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। तो पहला इसका पॉइंट लिखिए, ये क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, चलिए बाई डायरेक्शनल। और जाइलम जो होता है ये रूट से ऊपर की ओर देता है, तो ये यूनि डायरेक्शनल होता है, एक दिशा वाला होता है। यूनि डायरेक्शनल, एक ही दिशा में ये गमन करती है, यूनि डायरेक्शनल। राइट, चलिए दूसरी बात कि फ्लोएम जो होते हैं 4 कोशिका के बने होते हैं। ठीक उसी तरह से जाइलम भी 4 कोशिका के बने होते हैं। ठीक, चलिए एक का नाम है सिव ट्यूब, ठीक है, एक का नाम है सिव ट्यूब और एक का नाम क्या है बोलिए? सिव कैंपेनियन। एक का नाम है फ्लोएम पैरेन्काइमा और एक का नाम है फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, चलिए उसी तरह से जाइलम में आ जाइए, तो जाइलम भी 4 कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जाइलम फाइबर्स, जाइलम वेसल्स, ट्रेचिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा। हिंदी में बात करेंगे तो नाम कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल। ट्रेचिड्स को वाही नलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वाही नलिकाएं, वाही नलिकाएं। और वेसल्स को कहा जाता है नलिकाएं। क्या कहा जाता है? नलिकाएं। ठीक है, चलिए समझना जरूरी है मुझे। और जाइलम फाइबर, तो जाइलम तंतु, फाइबर का मतलब होता है तंतु, तो आप लिखेंगे तंतु। जाइलम जान ही रहे, जाइलम। पैरेन्काइमा को अभी मैंने बताया क्या? मृदु तक, मृदु तक उत्तक। पैरेन्काइमा मृदु तक उत्तक, मृदु तक उत्तक। ठीक है, चलिए तो अब आपसे पूछा जाएगा कि जाइलम पैरेन्काइमा में, येलो आपको दिख नहीं रहा तो मैं इसे चेंज करूंगा कलर। ठीक है, और ले लेता हूं कलर थोड़ा लिसन कलर। जाइलम पैरेन्काइमा पूछा जाएगा कि कितनी कोशिकाएं जो है जीवित है। तो आप याद रखिएगा, एक कोशिका जाइलम पैरेन्काइमा में जीवित है, 3 डेड है। तो आप कहेंगे कि जाइलम मेनली क्या होता है? डेड ही होता है। जाइलम मेनली क्या होगा? जब 4 कोशिका में से 3 कोशिका मृत पाया गया और 1 कोशिका जीवित पाया गया, मतलब क्या होगा? 1/3 जो है हमारा क्या है बोलिए? यानी 75% हमारा डेड है, 25% हमारा लिविंग है। तो हम कह सकेंगे कि मैक्सिमम पार्ट इसका मृत ही है, डेड है। तो आप कह लोगे कि जाइलम एक प्रकार का डेड ही है। क्या है ये? डेड है। और मैंने अभी कहा कि जो मृत हो जाता है, डेड हो जाता है, तो उसमें अकर आ जाता है और अकर होने के कारण वो काम करेगा सपोर्ट का। क्या करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। तो आप कहेंगे ये मैकेनिकल सपोर्ट में मदद करेगी। क्या करेगी? मैकेनिकल सपोर्ट में मदद करेगी। राइट, चलिए मैकेनिकल सपोर्ट में ये मदद करेगी, है ना, कोई दिक्कत? अब पूछा जाएगा कि जाइलम जो है हमारे पास वो 4 कोशिकाएं के बनी होती हैं, जिसमें से वो कौन कोशिका है जो जीवित है। तो जीवित कोशिका के बारे में थोड़ा सा रख लीजिए याद। जो जीवित है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये जीवित कोशिका है। जाइलम पैरेन्काइमा ये जीवित कोशिका है, लिविंग है। बाकी जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रेचिड्स ये सब के सब डेड है। ठीक है, ये डेड है आपका, ये डेड है, ये डेड है, लिविंग ये है आपका। 3 डेड 1 लिविंग, ये तीनों क्या है? मृत है, डेड है। ट्रेचिड्स और जो है वेसल्स के बारे में थोड़ा समझिए। ट्रेचिड्स जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ पाया जाएगा, मैंने आपसे बताया है क्या बोलिए? ट्रेचिड्स मतलब जो है ये ट्रेचिड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? वाही नलिकाएं। यानी ये जो भी ये पानी को ट्रांसपोर्ट तो करेगा। जाइलम का काम है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना। आज हम लोगों ने मिनरल वाटर पीने का रिवाज बनाया है। पौधे बहुत पहले से मिनरल वाटर पीता है। ठीक है, मिनरल वाटर फ्रेश पानी पीता है। आई बात समझ में? ट्रेचिड्स जो है ये ट्रेचिड्स पाया जाएगा। आपके पास पौधे थे 3 तरह के। एक ऐसा पौधा था जिसमें रूट यानी रूट भी थे, स्टेम भी थे, तना भी था, लेकिन पत्ती नहीं आते थे। तो पत्ती नहीं आया उसको कहा गया टेरिडोफाइटा। और एक ऐसा पौधा आया निकल करके जिसको कहा यानी जिसमें पत्ती भी यानी पत्ती थे, तना था, फल भी था। ठीक है, फल भी था। जिसमें पत्ती था, तना था, फल सॉरी फूल नहीं था,
उसको कहा गया टेरिडोफाइटा, और जिसमें फूल था उसको क्या कहा, बोलिए। एक था टेरिडोफाइटा, यानी इसको क्रिप्टोगैमस कह लीजिए, नन फ्लावरिंग प्लांट को, और जिस जो फ्लावरिंग वाला था उसको कहा गया था क्रिप्टोगैमी, है ना। एक था क्रिप्टोगैमी, एक था फेनोगैमी। जिसमें फ्लावरिंग नहीं पा रहे थे उसको कहा गया क्रिप्टोगैमी, जिसमें फूल आ रहे थे उसको कहा गया फेनोगैमी। क्या कहा गया, फेनोगैमी। तो फेनोगैमी में जिसमें फूल आ रहे थे और उसमें भी वेरिएशन पाया गया, कुछ ऐसे भी थे जिसमें फल जो आ रहा था वो नेक्ड था, तो उसको बोला गया जिम्नोस्पर्म। कुछ ऐसे थे जिसमें फल आ रहा था कवर के साथ, कोट के साथ, उसे बोला गया एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पूछता है कि इन चारों उत्तक में से, ये जाइलम टिश्यू में से, जाइलम उत्तक में से कौन सा कोशिका है, जाइलम वेसल्स है कि जाइलम फाइबर है कि जाइलम ट्रेचिट्स है, जो टेरिडोफाइटा में भी, एंजियोस्पर्म में भी और जिम्नोस्पर्म में भी। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है क्या, आवृत बीजी, मतलब जिसमें बीज जो होगा वो कवरिंग के साथ होगा। जिम्नोस्पर्म का मतलब होगा नेक्ड बीज, अनावृत बीजी। और टेरिडोफाइटा का मतलब हो गया जिसमें फूल आते नहीं थे, फल आते नहीं थे, पेड़ तो थे, पत्ती थे, तना था, लेकिन फूल और फल की बात नहीं हो रही थी। तो जिसमें फूल और फल की बात नहीं, उसको टेरिडोफाइटा कहा गया। जिसमें फूल और फल का बात हुआ लेकिन फल नग्न था, उसको जिम्नोस्पर्म कहा गया। जिसके फल नग्न नहीं थे, सीड कोट के थे, उसको कहा गया एंजियोस्पर्म। राइट, ठीक है। चलिए, तो ट्रेचिट जो है ये टेरिडोफाइटा में भी जल और मिनरल खनिज का वो संवहन करती है, जिम्नोस्पर्म में भी करती है और एंजियोस्पर्म में भी करती है। क्वेश्चन पूछा था इस बार सीजीएल में, वो कौन सा जाइलम उत्तक में वो कौन सी कोशिका है जो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही, मतलब आवृत बीजी वाले पौधे में ही जल और खनिज का संवहन करती है। तो आंसर आपका होगा क्या, वेसल्स। क्या होगा आंसर, वेसल्स, जाइलम वेसल्स। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली एंजियोस्पर्म, ओनली एंजियोस्पर्म में ही पानी का संवहन, खनिज का संवहन करेगी। ये थोड़ा सा लिख लीजिए माइंड में। अब आ जाती है बात जाइलम फाइबर की, तो जाइलम फाइबर लिख लीजिए, ये वाटर और मिनरल को कंडक्ट नहीं करती है। वाटर नो मिनरल कंडक्ट, मिनरल्स को भी नहीं करती। तो करती क्या है, ये करता है मैकेनिकल सपोर्ट। क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट में मदद करती है। राइट, चलिए वहीं जाइलम पैरेन्काइमा की बात कर लीजिए, तो जाइलम पैरेन्काइमा भी जो है आपका ये वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट नहीं करती है, ये भी आपका क्या करता है, ये भी आपका मैकेनिकल सपोर्ट में मदद करती है, क्योंकि इसके जो सेल वाल होते हैं, कोशिका भित्ति, वो बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, चलिए ये पत्तों में यानी जो है पाया जाता है तना में लचीलापन प्रोवाइड करने के लिए। क्या करने के लिए, लचीलापन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ लिग्निन नहीं होता, लिग्निन के हो जाने से ये कठोर और हार्ड हो जाते। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया। और ये लिविंग है, क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग है। तो लिविंग जो भी होगा वो जीवित यानी जिंदा वाला रोल अदा करेगा। तो ये अदा करता है स्टोरेज का काम करता है। क्या करता है, स्टोरेज करने का काम करता है। ये मुख्य बातें थोड़ा सा लिख लीजिए। जाइलम पैरेन्काइमा जो है इसका मुख्य बात काम है स्टोरेज करना। और क्या क्या स्टोरेज करती है, ये करती है स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट की, स्टोरेज करती है किसकी, फैट की, और स्टोर करता है ये किसको, बोलिए, टैनिन की। तो तीन बातें याद रखिए। देखिए जाइलम के 4 कोशिका, जिसमें से 3 डेड, एक जीवित को बोला गया पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा का काम है, क्या काम है, पहला काम है कि वो मैकेनिकल सपोर्ट देगा। जीवित है लेस मैकेनिकल सपोर्ट देगा, ये याद रखिए। जो डेड होता है वो मैक्सिमम मैकेनिकल सपोर्ट देता है, जो जीवित होता है और मिनिमम मैकेनिकल सपोर्ट देता है साथी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, इसमें क्या याद रखेंगे, मेन काम याद रखेंगे, स्टोरेज करता है। ये क्या, स्टार्च को, किसको, स्टार्च को, दूसरा फैट को, तेल को, और तीसरा टैनिन को, किसको, टैनिन को। ये 3 चीजों को स्टोर करता है जाइलम पैरेन्काइमा। सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में, यानी एंजियोस्पर्म क्या हो गया, आवृत बीजी, उसमें जाइलम का काम होता है, यानी जाइलम किसका, वेसल्स का, क्या करना,
वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में, जो तीनों में टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में बात करेगी किसकी, वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट करने की, उसका काम है ट्रैचेट्स। क्या काम है, ट्रैचेट्स, उसका नाम है ट्रैचेट्स। क्या नाम है, ट्रैचेट्स, ये याद रखिएगा थोड़ा सा। ओनली एंजियोस्पर्म वेसल्स, जाइलम वेसल्स, ट्रैचेट्स, टेरिडोफाइटा, यानी टेरिडोफाइटा में भी वेस्कुलर सिस्टम पाया गया, जिम्नोस्पर्म में भी और एंजियोस्पर्म में भी क्या पाया गया, वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, चलिए यहां तक रखिए माइंड में। आइए हम लोग फ्लोएम सेल में आ जाते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, इसमें तीन लिविंग होता है, एक डेड होता है। इसके जो कोशिका है क्या क्या नाम है, एक है सीव ट्यूब, चलनी जैसा होता है। एक का क्या नाम है, कंपेनियन सेल। क्या नाम है, सीव प्लेट नहीं, इसको कह लीजिए कंपेनियन सेल कह लीजिए, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। चलिए, एक का नाम फ्लोएम पैरेन्काइमा, एक का नाम है, बोलिए, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और एक का नाम है फ्लोएम फाइबर। क्या नाम है, फ्लोएम फाइबर, लिखिए फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। 4 कोशिकाएं हैं इसमें भी। तो 4 कोशिकाओं में से 3 लिविंग होता है, एक डेड होता है। डेड कौन होता है, तो ये फाइबर, फ्लोएम फाइबर, ये डेड है। बाकी फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग है, सीव ट्यूब लिविंग है, कंपेनियन लिविंग है। 3 लिविंग एक डेड, 3 लिविंग एक डेड। जो डेड होगा क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट करेगा। बहुत अच्छा, तो डेड वाला के काम कर लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, डेड वाला की बात कर लेते हैं। ये मैकेनिकल सपोर्ट में मदद करेगा। अब याद रखिए, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आया था क्या था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। तो पैरेन, कोलेन और स्क्लेन में तीनों में डेड कौन थे, तो तीनों में डेड था स्क्लेनकाइमा। तो इसका मतलब जो फ्लोएम फाइबर होता है ये स्क्लेनकाइमा के कोशिका के बने होते हैं। तो आप कभी कभी पूछ देता आपसे, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट करेगा ये। और ये जो होता है स्क्लेनकाइमा के, यानी मृदु उत्तक के कोशिका के बने होते हैं, है ना। ठीक है, क्या बोलिए, मृद उत्तक कोशिका के बने होते हैं, मृद कोशिका के बने होते हैं, उत्तक छोड़िए ना, मृद कोशिका के बने होते हैं, स्क्लेनकाइमा कोशिका के बने होते हैं। राइट, चलिए यहां तक क्लियर हुआ, कोई डाउट आया नहीं। अब यहां थोड़ा सा मुख्य बातें याद रखिए। जो डेड थी इसकी कहानी तो समझ ली हम लोग, इसमें भी कुछ विशेष है क्या, हाँ इसमें भी कुछ विशेष है। तो यह आप याद रखिए, जो सीव ट्यूब होता है इसमें होता है वैक्यूल्स सबसे बड़ा। वैक्यूल्स क्या होता है, बड़ा होता है। सीव ट्यूब फ्लोएम सेल में जो फ्लोएम कोशिका है, सीव ट्यूब सेल, ये लिविंग तो है लेकिन इसमें वैक्यूल्स सबसे बड़ा होता है। इसमें केंद्रक नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता, ये याद रखिए। और ये कंडक्ट क्या करेगा, ये कंडक्ट करता है फूड। सीव ट्यूब ही कंडक्ट करता है फूड को, यानी भोजन संवाहक है ये, फूड कंडक्ट करता है, फूड कंडक्ट करता है। बस ये याद रखिए माइंड में। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा क्या, कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल आप देखिए, कंपेनियन सेल ये सिर्फ और सिर्फ पाया जाएगा जिम्नोस्पर्म में। क्या पाया जाएगा, ओनली अनावृत बीजी वाले पौधे में पाया जाएगा। ओनली किस में, बोलिए, ओनली पाए जाएंगे ये जिम्नोस्पर्म में। कंपेनियन सेल जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जीवित कोशिकाएं हैं फ्लोएम टिश्यू के, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो भोजन को जो कंडक्ट करेगी, फूड का जो कंडक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म में, अनावृत बीज वाली कोशिका में, पौधे में। ठीक है, चलिए ये याद रखिए। और कभी कभी पूछ देता है कि कौन ऐसा फ्लोएम सेल में, यानी फ्लोएम उत्तक में कौन कोशिका है जिसमें केंद्रक पाया जाएगा, प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा, जीवदर पाया जाएगा। तो कंपेनियन सेल ही है जिसमें, लिख लीजिए, जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, और प्रोटोप्लाज्म जीवदर पाया जाता है, जीवदर पाया जाता है। ठीक है, जीवदर पाया जाता है। राइट, चलिए अब आपका बसता है क्या, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में लिख लीजिए। जिस तरह से जाइलम पैरेन्काइमा फूड को स्टोरेट किया, तो यहां भी कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा, पेरेंट्स का क्या काम होता है, आपके फ्यूचर के बारे में सोचना, आपके लिए कोई चीज को स्टोरेज करना, आपके लिए कोई चीज को बनाना। तो ठीक यहां पे पैरेन्काइमा, और यहां है पैरेन्काइमा, यहां भी है पैरेन्काइमा। एज अ पेरेंट्स की तरह ट्रीट करेगा। क्या करेगा, पेरेंट्स की तरह ट्रीट करेगा। तो ये भी काम करेगा स्टोरेज का। क्या करेगा, स्टोरेज का, पैरेन्काइमा स्टोरेज का। याद रखने का तरीका,
पेरेंट्स का है रोल आपके लिए फ्यूचर का निर्माण करना, ठीक है, स्टोरेज। तो यहां क्या क्या, यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा में क्या क्या स्टोरेज होगा, तो क्या क्या स्टोरेज होगा, तो लिख लीजिए रेसिन, लेटेक्स, रेसिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज, है ना, म्यूसिलेज। आपसे पूछा जाएगा क्या पैरेन्काइमा मोनोकोटिलेडन में प्रेजेंट होते हैं, तो नहीं, ये अनुपस्थित होता है मोनोकोटिलेडन में। तो आप नोट एकदम भीबिया लिखेंगे, अब्सेंट होता है किसमें, मोनोकोटिलेडन में। कौन, फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकोटिलेडन में, ठीक है साथी। तो ये था टिश्यू का एक रोल। तो प्लांट टिश्यू हम लोग क्लियर किए, जाइलम और फ्लोएम ये दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू के पार्ट्स है। जाइलम 4 कोशिका के बने होते हैं, फ्लोएम भी 4 कोशिका के बने होते हैं, जिसमें जाइलम पैरेन्काइमा जीवित होता है और जीवित होने के कारण उसका काम होता है स्टोर करना। तो वहां जो स्टोर होता है उसका नाम है यानी फूड, स्टार्च, फैट और बोलिए स्टार्च, फैट्स और कुछ नहीं, टैनिन, ठीक है। और यहां जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है यहां भी स्टोरेज होता, यहां भी स्टोर होगा, क्या होता, रेसिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज, और अब्सेंट होता है ये मोनोकोटिलेडन में टेचिड्स और वेसल्स का हम लोगों ने रोल कहा। टेचिड्स पानी और मिनरल्स का तो संवहन करेगी सभी में, टेरिडोफाइटा में भी जिसमें वेस्कुलर सिस्टम्स है यानी संवहन उत्तक, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। लेकिन वेसल्स की बात किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया गया। वही बात किया गया कंपेनियल सेल की, तो कंपेनियल सेल जो है जीवित कोशिका तो है किसकी, फ्लोएम की, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पाया जा रहा है जिम्नोस्पर्म में। वहां वेसल्स एंजियोस्पर्म में और यहां कंपेनियल सेल जिम्नोस्पर्म में। तो साथ ही आपको ये सेशन बिल्कुल अच्छा लगा होगा और कंसेप्ट एक एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहिए। दीजिए मुझे इजाजत, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं और आगे पढ़ेंगे हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में। किसके बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में। तो यहां तक हम लोग प्लांट टिश्यू कंप्लीट किए, एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे के सेशन को हम लोग न्यूट्रिशन यानी प्लांट्स में पोषण और एनिमल में पोषण को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।